छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, मन से अपने पढ़ाई में लगनशील होंगे। आज आप लोगों के लिए कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के मॉडल पेपर का जो बिहार बोर्ड परीक्षा 26 में पूछने वाला है, ऐसा क्वेश्चन लेकर के आज आप लोगों के लिए उपस्थित हैं। आप लोग निश्चित इस क्वेश्चन की तैयारी करके इस सोशल साइंस के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसान से आसान भाषा में समझेंगे और आप परीक्षा की जो आपका जो सोच है, आपका जो सपना है, उस सपना में आपको यह महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा, आपका साथ देगा। तो आइए आज हम इस महत्वपूर्ण क्लास में हम सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता को विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अधिकार द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जनों एवं इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न है, समाजवाद और साम्यवाद से क्या समझते हैं। समाजवाद और साम्यवाद से क्या समझते हैं। तो समाजवादी दर्शन वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था पर जोर देता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन अपने लिए नहीं होता है, निजी लाभ के लिए नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए होता है। इस लाभ के समान वितरण के लिए जिम्मेदार उस देश की सरकार होती है, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के तमाम साधन और लाभ पर मजदूरों का नियंत्रण और हिमायती होता है। तो समाजवादी व्यवस्था समाज के विकास के लिए होता है। साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन पर अधिकार, मजदूरों पर नियंत्रण रहता है। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चल करके लाओस, कंबोडिया। हो ही चिन्ह मार्ग होनाई से चल करके लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। इससे जो है रसद सामान जो है सप्लाई होता था। यह मार्ग काफ़ी मजबूत था। अमेरिका द्वारा इस मार्ग पर अनेक बार बमबारी कर चुका था, लेकिन वियतनाम उनको और उनके जो समर्थित लोग थे उसको मरम्मत कर लेते थे, तुरंत ठीक ठाक कर देता था, चूँकि हो ही चिन्ह मार्ग वियतनाम की जीवन रेखा थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। अपना विचार प्रकट करें। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है।
लोकतंत्र क्या करता है? एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है, क्योंकि लोकतंत्र यह नियमित, स्वतंत्र और स्वच्छ तरीके से चुनाव कराता है और सरकार की निर्माण होता है। लोकतंत्र में प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों एवं विधेयकों पर जनता के बीच खुली बहस की गुंजाइश होती है। जनता को जानने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में जानने से यह सरकार के स्वयं के बारे में तथा उसकी कार्यशैली के बारे के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र में ही ऐसा व्यवस्था है। तो इस तरह से लोकतंत्र लोगों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो अर्थव्यवस्था दो आधार पर वर्गीकृत की जाती है। अर्थव्यवस्था दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है विकास के आधार पर। पहला क्या होता है? विकास के आधार पर। और दूसरा होता है स्वामित्व के आधार पर। दूसरा होता है, पहला विकास के आधार पर। अब विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बस यही जो है इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है? मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है? मुद्रा के आर्थिक महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि वर्तमान समाज से मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। मुद्रा का इतना ज़्यादा महत्व है। अगला प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन कैसे शुरू हुआ? उत्तर हमारा होगा, हम ये लिखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात 1904 ईस्वी में हुई, लेकिन इसके पूर्व ही निर्धन, गरीब तथा कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों की दयनीय स्थिति के सुधार हेतु सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियां की स्थापना पर जोर दिया जा रहा था, क्योंकि सहकारिता के द्वारा ही जीवन के ऐसे वास्तविक स्तर की आशा की जा सकती है जिससे लोगों का श्रेष्ठतम जीवन संभव हो सके। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? तो धात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु अयस्क पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज जिन खनिजों में लोह अयस्क के अतिरिक्त अन्य धातुएं अथवा अधात्विक खनिज पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जास्ता, बॉक्साइट, ये सब अधात्विक खनिज हैं, क्योंकि इसमें बॉक्साइट में अन्य तत्व पाया जाता है, तांबा में अन्य तत्व पाया जाता है, सीसा में भी पाया जाता है, तो ये सब अधात्विक खनिज हुआ, ये सब अधात्विक खनिज हुआ। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया था।
इस कारण फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुई, काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। और कृषि के क्षेत्र में यह जो क्रांति लाया गया, इतना जो अत्यधिक उत्पादन हुआ, इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। तो यही हरित क्रांति है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय के बारे में लिखें, उल्लेख करें। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए? तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्य उपाय हैं। पहला, नदियों और जलाशयों में शहरों का कूड़ा, कचरा, मल आदि को गिरने से उसे उपचारित करना चाहिए। दूसरा, कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को जलाशय में नहीं गिरने देना चाहिए। तीसरा, तालाबों एवं खेतों में कम से कम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। चौथा, परमाणु बम विस्फोट, रासायनिक अस्त्रों आदि का प्रयोग पर रोक लगाना चाहिए। इन्हीं सब उपयुक्त कारणों से जल प्रदूषण पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो बिहार में 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पहला भदई, दूसरा अगहनी, तीसरा रबी, चौथा गर्मी, जिसको हम लोग गर्मा फसल कहते हैं। भदई फसल में 2 मुख्य फसल आता है, इसे हम खरीफ और रबी फसल कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इन फसलों में 2 मुख्य फसल आता है, खरीफ और रबी। खरीफ फसल जो मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जैसे हम लोग धान रोपाई करते हैं और नवंबर दिसंबर में धान को काट लेते हैं। बाजरा, अरहर, गन्ना, ज्वार, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है, ये भी याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है धान कौन फसल है, नहीं, या खरीफ फसल का एक उदाहरण दें, उसमें से एक सही रहेगा, 3 अन्य फसल रहेगा। तो ये याद रखिए, जो फसल जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा, रबी फसल जो नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं आता है। छूट गया है इसमें, इसके अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से गेहूं आता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के बचाव के किन्हीं 3 उपाय को लिखें। जो भूकंप से बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो भूकंप की बर्बादी को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बहुत ही आवश्यक है। अग्रिम कंपन के आधार पर आधुनिक मीडिया, जिला प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्र की इसकी सूचना प्रसारित किया जाना चाहिए। पुनः भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए विशेष दस्ते को समय पर भेजना चाहिए। अगला प्रश्न, सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने के कारण संक्षेप में लिखें। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों को लिखें। तो सामान्य संचार व्यवस्था जो बाधित होता है वह बाढ़ के कारण, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीतलहर जैसे भयानक विनाशकारी आपदा के समय सामान्य संचार व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो जाता है और सामान्य संचार व्यवस्था क्षतिग्रस्त होने से बाधित हो जाती है। और इसके बाधित होने के और भी कारण हैं, जैसे केबल का टूट जाना, बिजली आपूर्ति बाधित होना, संचार भवनों का ध्वस्त होना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना, ये सब बाधित होने का कारण है। अगला प्रश्न, और
अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध होना चाहिए? तो सर्वप्रथम आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंध की 3 बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहला, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। दूसरा, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना और उसमें पहले ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना एवं बर्नॉल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना। तीसरा, आग के फैलाव को रोकना। इसके लिए नज़दीक में मिट्टी, बालू, अगर तालाब हो तो उसके जल का उपयोग करना। अग्निशामक यंत्र को बुलाना तथा बगल के झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ फेंकना। विद्युत हो तो विद्युत लाइन का विच्छेद करना। ये सब आग लगने की स्थिति में ऐसा प्रबंध करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं, आज हम लोग ये इतने सभी ये महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सोशल साइंस का देखें। निश्चित रूपेण आपको इससे लाभान्वित आप होंगे। इसी आशा के साथ यदि क्लास अच्छा लगे तो निश्चित शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं कल दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।